हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रेलवे डायरी ऑफिशियल पे। और मैं हूं उदय कुमार। आज आप जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे कि जो पर्सन आपके मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो एक ट्रैक मेंटेनर के पद पर अभी कार्यरत हैं और इनका नाम दीपेश कुमार है। और अभी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो भी रिज़ल्ट आया है कुछ दिन पहले, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये बताएंगे अपना जर्नी कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे अपना इस कठिन कार्य को करते हुए कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक किए। तो दीपेश जी, आपका मेरे चैनल रेलवे डायरी ऑफिशियल पे स्वागत है। धन्यवाद उदय जी। हाँ, आप बताएंगे कि अभी आप किस पोस्ट पे हैं, कहाँ पोस्टेड हैं और इसमें वर्किंग क्या रहता है? जी, मैं अभी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पद पर ब्रजराज नगर, जो कि बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जो SECR जोन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, उस पर मैं कार्यरत हूँ। और जैसा कि हमारा जो ड्यूटी वो RRC लेवल 1 की जो है ग्रुप डी में सबसे कठिन ड्यूटी माना जाता है। ट्रैक मेंटेनर्स की ड्यूटी इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही भारी भरकम जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसमें हम अपना काम करना पड़ता है। इसी कारण इसलिए थोड़ा इसमें मतलब पढ़ाई के लिए समय निकालना कठिन रहता है। परंतु एक बात तो है इसमें कि जब कभी भी कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति का सफल होते हैं तो वो हमारे ट्रैक मेंटेनेंस भाई। हाँ, मतलब वो अपने काम को एक हमारे मोटिवेशन की तरह लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतना मुश्किल ड्यूटी है, मतलब आप बोल रहे हैं कि भारी भरकम इक्विपमेंट को लेकर आप जाते हैं ट्रैक को। मेनली तो इसमें ट्रैक मेंटेनर मतलब हुआ कि ट्रैक को ठीक ठाक करना, ट्रैक को उतना मतलब लोहे के सामने हमेशा वर्क करना जी। तो इतना कठिन ड्यूटी होने के बावजूद आप मतलब कैसे उसको टाइम निकाले? इतना आप तो थक जाते होंगे ड्यूटी में, और थकने के बावजूद आप रूम में आए और कैसे पढ़ाई किए, कैसे टाइम निकाले और फिर जाके आप ऐसे एग्ज़ाम, और ऊपर से एक ऐसा जोन में आप, मैं सुना कि आप ऐसा जोन ऐसा RRB कोलकाता जिसमें इतना हाई कटअप जाता है, हाई कटअप जोन में माना जाता है। रांची, कोलकाता, पटना, गोरखपुर, ये सब जो डिवीज़न है वो बहुत ही हाई कटअप जोन में माना जाता है। तो आप कैसे टाइम निकाले और कैसे इसको क्रैक किए? कुछ स्ट्रेटजी बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो उसके सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से जो है टाइम का लॉस होता है। इसी कारण मैंने सिर्फ उस सिलेबस को फॉलो किया जो बाकायदा जो रेलवे अपने एग्ज़ाम से पहले जारी करती है, उस सिलेबस को बस मैंने फॉलो किया और उसी के बेसिस पे मुझे समय कम लगा अपने जो है मुकाम तक पहुंचने के लिए। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि दोस्तों बता रहे हैं कि हम लोग को जो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, उसको सबसे पहले सिलेबस को ध्यान दीजिए। आप ये मत भागिए कि क्या क्या पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। आप सिलेबस को ध्यान दीजिए, क्या सिलेबस है, उसको पूरी तरह से उसका गहन विश्लेषण करिए और कहाँ से उस सिलेबस को बेहतरीन कंटेंट मिल सकता है उसको आप ध्यान दीजिए। जी, आगे आप बोल रहे हैं कि जो अभी हमारा सिलेक्शन ग्रेड 3 टेक्नीशियन में हुआ है आपका सिलेक्शन, तो आगे अभी क्या क्या प्रोसेस बचा हुआ? अभी तो रिजल्ट शायद आया है फाइनल, जिसमें 1:1 रेशियो में लोगों को लिया गया है। जी जी। तो आगे का प्रोसेस और क्या बचा हुआ है अभी? आगे का प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल है। ठीक है। उसके बाद सीधा ज्वाइन करा दिया जाएगा और 6 मंथ्स का पहले ट्रेनिंग होगा। जी जी। फिर उसके बाद सबको फाइनल पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अभी जैसा कि आप रेलवे में हैं और आपको बहुत सारा प्रोसेस पता है, कि हम लोग को भी पता है क्योंकि हम भी रेलवे में हैं, तो वो प्रोसेस जो कैंडिडेट अभी नया फ्रेशर है जिनका अभी रिजल्ट आया है, उसको कैसे तैयार रहना पड़ेगा? किस डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले क्या तैयार रखेंगे कि उसको कोई भी प्रॉब्लम, समस्या नहीं आएगा? क्या उसको तैयार रखना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, जो इसको समय मिला है, जितना दिन वेरिफिकेशन आएगा उसके समय? देखिए, मेरा एक बार ग्रुप डी में लग चुका है। जिस प्रकार मैंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फेस किया है, उसके बेसिस पे मैं बताना चाहूँगा कि जो है अपना
जितने कास्ट रेसिडेंशियल वगैरह इस सबको हमेशा क्लियर रखें, क्योंकि इसको अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि किसी को उस सब डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है, परंतु अतिरिक्त समय लिया जाता है और ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है। इसी कारण सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। देखिए दोस्तों, इसमें जो बता रहे हैं कि जैसे जो कैंडिडेट ओबीसी हैं, जो कैंडिडेट एससी एसटी हैं, जो कैंडिडेट जनरल हैं उसके लिए खैर कुछ नहीं है, पर जो ईडब्ल्यूएस में भरे होंगे, जो ओबीसी में भरे होंगे, जो एसटी एससी में भरे होंगे, उनके लिए रेलवे बाकायदा एक नोटिफिकेशन में फॉर्मेट, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे वाला फॉर्मेट चाहिए। वो बाहर जो स्टेट बनाता है, ऑनलाइन बनाता है, उसको नहीं चाहिए। तो वो अभी तैयार रखिए आप। ये हुआ बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आगे फिर और उसका क्या मेडिकल क्या कैटेगरी है और मेडिकल में क्या उसको चल लगेगा, आगे का और क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, जो है टेक्नीशियन में काफ़ी हाई मेडिकल स्टैंडर्ड तो नहीं माना जाता है, नहीं माना रेलवे जाता के है अनुसार। रेलवे के अनुसार उसमें अगर सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है तो A3 जो कि ट्रैक मशीन ग्रेड 3 टेक्नीशियन का है। और उसके अलावा मेरा तो मोस्टली चांसेस है कि मुझे वर्कशॉप मिलने का, तो मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो C1 होना चाहिए। C1 मेडिकल जो होता है सबसे लो स्टैंडर्ड रहता है रेलवे के अनुसार। इसमें आपका अगर चश्मा भी लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। इसमें C1 मोस्टली लोग पास हो जाता है कि नहीं? जी जी। हाँ, और आगे आप बताएंगे कि अभी तो आपने जैसे बताया कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका क्योंकि हाई नंबर है दोस्तों, इनका नंबर मतलब 100 में से 85 रॉ मार्क्स था और नॉर्मलाइज कितना? नॉर्मलाइज के बाद मेरा जो मार्क्स है वो 90.43 हो गया था। 90.43 हुआ था, तो बहुत हाई है। इस कारण से ये बता रहे हैं, होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, और आना भी चाहिए क्योंकि इतना हाई मार्क्स का वर्कशॉप में ही पोस्टेड होते हैं। तो मोस्टली ये वर्कशॉप में पोस्टेड होंगे, अच्छा पोस्ट में है, पोस्ट माना जाता है। आगे बताएंगे कि जो कैंडिडेट अभी असफल हुए, एक तो सफल हुए, 2 रिजल्ट आया तो 2 लोग ऐसे हैं। एक कैंडिडेट जो असफल हुए हैं, एक सफल हुए। आप सफल में आते हैं और बहुत सारा जो कैंडिडेट है वो सफल हुए, लेकिन असफल कैंडिडेट अभी क्या करेंगे? वो आगे का तैयारी जो अभी आगे ग्रुप डी आ रहा है, आगे बहुत लोग ALP जो ITI के होंगे वो ALP में लगे होंगे, और जो कैंडिडेट अभी और सारा NTPC आ रहा है जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह बहुत सारा पद आया है जो कि फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो उसके लिए उसको कैसे तैयार रहना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे उसको? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर असफल हुए हैं तो ऐसा नहीं कि वो उनका आखिरी एग्जाम था, आने वाले समय में और उनको मौके मिलेंगे। जिस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि 2024 में LP की भर्ती आ चुकी थी, वो भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है, परंतु भविष्य में जो आने वाली भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो 2025 में आने वाली है। तो इसलिए अपने मनोबल को गिराए नहीं और आगे की तैयारी में जुट जाए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस सिलेबस को फॉलो कीजिए जो एग्जाम के लिए, जो जिस भी एग्जाम के लिए जो एक प्रॉपर सिलेबस जारी किया जाता है, आप उस सिलेबस को फॉलो कीजिए, जिससे आपको उस एग्जाम को क्लियर करने में आसानी होगी। चूँकि अभी बहुत बड़े स्तर पर ग्रुप डी का भर्ती आया हुआ है और उसका एग्जाम होने वाला है, शायद कब होने वाला है? ये 2-3 महीना, हाँ 2-3 महीना में होने वाला है। आप चूंकि अभी ग्रुप डी का स्टाफ है और उसमें वर्किंग कर रहे हैं, तो ग्रुप डी का जो लड़का है अभी जो एस्पिरेंट है, जो नया तैयारी कर रहा है, उसको और जो 1-2 नंबर से छट भी जा रहा है, उसको क्या ऐसा बुक बताएंगे, क्या उसको आप बताएंगे, कैसे उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे जो कि रेलवे में ग्रुप डी में अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है या LP भी अभी है, वो सब एग्ज़ाम में कैसे सफल हो पाए मोस्टली ग्रुप डी में? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वो ज़्यादा बुक्स ना लें, उनको सिर्फ कुछ ही बुक्स फॉलो करना है। जैसे कि मैथ्स के लिए क्वेश्चन बैंक पिनाइकल का ले सकते हैं जो रेलवे के क्वेश्चन बैंक है, और मोस्टली अगर साइंस का पढ़ना है तो साइंस के लिए वो NCERT के बुक ले, जो NCERT जो क्लास 8, 9, 10 को पढ़ ले, वो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ वो बुक्स को प्रेफर करें तो उससे बिल्कुल आ जाएगा। तो जैसा कि बता रहे हैं कि अभी जो है रेलवे टोटल बेसिक पूछता है, जो साइंस हो उसका बेसिक पूछता है, तो NCERT बहुत हद तक जो क्वेश्चन होता है वो NCERT से पूछता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर NCERT को आप पढ़ चुके हैं तो उसको रिवीजन करें, और नहीं तो अगर आप NCERT नहीं पढ़े हैं तो अभी है समय, थोड़ा बहुत आप रिवीजन करें और उसको NCERT को अगर नया कुछ पढ़ पाएँ तो जरूर पढ़ें, क्योंकि साइंस में खासकर
खासकर साइंस में एनसीईआरटी रेलवे बहुत पूछता है, और आप बहुत ज़्यादा जो पुराना क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन उसको रिपीट नहीं कर रहा है रेलवे, तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। आगे आप बताएंगे कि आप जैसा कि शायद 12 में आप असफल हुए थे। जी जी, मैं 12th में और फेल हुआ 12 था। में असफल होने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि हम गवर्नमेंट का तैयारी करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन आप फिर उसको तुरंत तैयारी किए और शायद कितना साल में आप जॉब में भी आ गए, बहुत कम उम्र में। तो जी, मैंने 2019 में इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया था। उस समय मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो उस दौरान मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, और उसके बाद कोविड आया। कोविड तकरीबन 2021 तक चला कोविड। तो उसके बाद इंटर में असफल, 2018 में इंटर देने के बाद 2019 में दोबारा दिया था, तो उसमें मैं पास कर गया। उसमें भी मैं पास हुआ 2nd डिवीजन में। परंतु जब मैं देखा कि जब मैं फॉर्म भर दिया हूँ ग्रुप डी का, तो एक बार सिलेबस को फॉलो करके देख लेते। और जो सिलेबस था उसमें 25 क्वेश्चन साइंस का था, जो मेरे लिए साइंस इजी माना जाता है, क्योंकि मैं साइंस में अपना 3 साल दे चुका हूँ इसी कारण। और फिर मैंने साइंस एनसीईआरटी बुक से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा उसका सिलेबस, और बस मैंने उसका सिलेबस को फॉलो किया, और मेरा उस पहले ही बार में ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। तो 2019 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, उसमें ये सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और बहुत कम उम्र में आए रेलवे में। तो वही बताया कि ये सबसे मेन है कि आप सिलेबस को अच्छे से फॉलो कीजिए और सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस से इतर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन जब तक सिलेबस अगर हो जाता नहीं है तब तक आप दूसरा चीज़ ना पढ़ें। ये इनका भी कहना है, मेरा भी पर्सनली मानना है। नेक्स्ट आपको हम ये पूछना चाहेंगे कि जो आप ग्रुप डी से ज्वाइन किए, कब किए? 2023 में। 2023 में। 2000 पिछला मतलब 2 साल पहले 2023 में ये ज्वाइन किए। 2023 से लेकर आज जब आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिजल्ट आ चुका है और भी अच्छे मार्क्स से आ चुका है, आप ये सफ़र को कैसे देखते हैं? कितना कठिन रहा, कितना मुश्किल रहा, कैसे रेलवे में आज जब आए तो मतलब कैसे किस सफ़र से गुजरे जो कि आप सफल हो गए अभी तक? तो क्या कोई मतलब कुछ सपोर्ट रहा, किसी का सपोर्ट रहा, या कैसा रहा, क्या रहा? देखिए, ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि आपका सफ़र वहीं पे अंत हो जाता है। आप बिल्कुल। उससे आगे जाने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रुप डी का काम थोड़ा मेहनत वाला होता है, परंतु रेलवे हमें आगे बढ़ने का अनेक मौका भी देती है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। बट मैंने एक बार भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फेस नहीं किया। उससे पहले ही मेरा सिलेक्शन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो चुका है, आरआरबी कोलकाता जोन में। तो दीपेश जी, आप बताएंगे कि आगे के अभी दोस्तों अभी ये समय मिला है इनका, थोड़ा सा हम समय लिए हैं, अभी तुरंत ये ड्यूटी से आए हुए हैं और इसी हाल में हम बुला लिए कि मतलब बताइए, अब आपको लोग जानना चाहिए आपके बारे में, क्योंकि बहुत संघर्ष होता है दोस्तों। ट्रैक मेंटेनर के बाद आप जब कोई भी एग्ज़ाम को फेस करते हैं, सबसे पहले बाधा उसमें आता है कि हम पढ़ें। जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम आगे दे कैसे पाएंगे? तो ये चैलेंज होता है कि पहले आके ड्यूटी से पढ़ना, और पढ़ने के बाद फिर अभी जिस तरह का कंपटीशन है हमारा पूरा ओपन में, जिस तरह का कंपटीशन है यहाँ, चाहे आप रेलवे में जब वैकेंसी आता है 10-20 हज़ार वैकेंसी आता है, 10,000 और 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें चैलेंज होता है। तो आप अभी जो नए लड़के हैं जो अभी चाहते हैं कि हम ग्रुप डी में आएँ, और जो लड़के अभी तैयारी भी कुछ कर रहे होंगे, या अभी नए जो चाह रहे होंगे कि भाई हमको नौकरी लेना है, उसको आप कैसे बोलेंगे कि अभी शुरुआत आप कैसे करें? आप किस बुक से शुरुआत करें? बुक नहीं तो आप कैसे शुरुआत करें? कैसे इसके बारे में जानें, कहाँ से जानें? जी, अगर मैथ्स में जिसे शुरू करना है तो मैथ्स में शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहला बुक माना जाता है आर एस अग्रवाल। और साइंस को शुरुआत आप एनसीईआरटी बुक से करें। एनसीईआरटी से करें, वही 9-10 का एनसीईआरटी, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी से करें। और रीजनिंग के लिए मैंने तो सबसे पहले रीजनिंग के लिए अरिहंत का रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग में कोई बुक नहीं होता है। रीजनिंग एक्चुअल में आपका रीजनिंग का पैटर्न है जी। आप किसी भी बुक के पैटर्न से पढ़िए। मैं रीजनिंग का पर्सनली कोई बुक प्रीफर नहीं करूँगा। रीजनिंग का आप मतलब वो पैटर्न है, उस पैटर्न में कोई भी बुक को पढ़िए, ये हो जाएगा। आगे बताइए। ये आपका हो गया, मैथ हो गया, आर एस अग्रवाल से शुरू करिए।
रीजनिंग जीएस हो गया, जो साइंस हो गया एनसीईआरटी से शुरू करिए। रीजनिंग कोई भी बुक एट रैंडम और जो कि सीरीज होता है उसका, उसको पूरा पढ़ और जाइए। एक करंट अफेयर के लिए हाँ। मैं प्रिफर करूंगा कि आप एडुटेरिया बुक को उसमें एडुटेरिया बुक, वो करंट अफेयर के लिए बेस्ट रेलवे बुक के है। एग्जाम के लिए एक अच्छा बुक माना जाता है, और मैंने भी बेस्ट। उसी से एडुटेरिया बुक से ही मैंने तैयारी किया था दोनों ही एग्जाम में। तो नए एस्पिरेंट जो भाई लोग हैं वो यही देखेंगे कि जो करंट अफेयर, खासकर अगर करंट अफेयर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका एक और एक सॉल्यूशन है। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन है कि आप डेली बेसिस पर अगर करंट अफेयर एक घंटा भी, आधा घंटा भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। आप आगे और बताएंगे कि उन एस्पिरेंट को आप क्या बोलेंगे जो मात्र 2 नंबर से 0.3 नंबर से छट रहे हैं और बड़ा फ्रस्ट्रेट हैं, तो आप उनको कैसे बोलेंगे कि भाई कैसे मोटिवेट हो, आप कैसे मोटिवेट हुए और कैसे आप मोटिवेट उसको बोल सकते हैं कि ऐसे करिए आप, मतलब आप यहाँ से सफल हो सकते हैं, क्या उसके लिए आप सोल्यूशन दे सकते हैं? देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई बात नहीं है। आप जरा सा नंबर से चूक गए, क्या पता आगे आपका रिजल्ट इंतजार कर रहा हो, इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो और आगे की तैयारी बिल्कुल मन से करें, और आगे बिल्कुल आपकी सफलता लिखी हुई है, आप डरे नहीं इस बात से। जी, तो अभी वही दोस्तों, अभी ये ड्यूटी जाने वाले हैं, इनसे मैं थोड़ा कम समय लिया था, इसीलिए आज इतना ही करेंगे। और आगे इनका और सीरीज आएगा, जिन्होंने इनके जो पूरा संघर्ष है बहुत इंटरेस्टिंग है, और उस संघर्ष में जितने भी हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और टेक्नीशियन का, उनको बहुत बधाई मेरे तरफ से भी, मेरे रेलवे डायरी ऑफिशियल चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आएँ रेलवे में, और एक अच्छा डिपार्टमेंट है, आपका ज़िंदगी ज़रूर संवरेगा। इतना मैं भी एक रेलवे का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। और यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं आपके लिए, आपकी संभावना, यहाँ पे मेहनत करते रहें, आगे बहुत आगे पद पे आप जाएंगे। और बस इतना ही, आप आगे मिलेंगे, आगे धन्यवाद, आगे फिर से एक मुलाकात होगी, और आगे भी हम लोग इस चैनल पे बने रहेंगे। दोस्तों, इस चैनल को आगे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए। आगे आपके नोटिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी होता है, और यही मेरा ऑक्सीजन है, जो कि आगे हम लोग आपको अलग अलग सीरीज़ से आपसे रूबरू होंगे।